मैं सभी हमारे मीडिया के सभी मित्रों का आज की इस वार्ता में आप सभी का स्वागत करता हूँ। लंबे समय के बाद आप सबसे औपचारिक रूप से आज जो केंद्रीय बजट पिछले दिनों प्रस्तुत हुआ है उसके संबंध में आप सबके समक्ष अपना निवेदन रखने के लिए मैं आप सबके बीच में आया हूँ। सभी हमारे वरिष्ठ पदाधिकारियों का, सभी जनप्रतिनिधियों का आप सबसे अभी हमारे मुख्य मीडिया प्रभारी जी ने सारा परिचय रख दिया है। सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में तथा माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट जो प्रस्तुत किया गया है वो बजट भारत के संपूर्ण जनगण मन की आशाओं, आकांक्षाओं, आत्मनिर्भरता और उनके आत्मविश्वास का ये बजट है। और ये बजट न केवल वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है बल्कि विकसित भारत 2047 की मजबूत और उसकी टिकाऊशील आधारशिला भी रखता है। और ये संकल्प जो विकसित भारत का है उस संकल्प की ओर भारत के कदम किस प्रकार से आगे बढ़ेंगे क्रमशः इस बजट में उसका पूरी तरह से प्रावधान किया गया है। ये बजट इस बात का भी प्रमाण है कि आज की सरकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में केवल विकास उनके लिए आंकड़ों का विषय नहीं है बल्कि आम नागरिकों के जीवन में वास्तविक और सकारात्मक बदलाव की एक पहल है, एक माध्यम है। यह बजट जहां मध्यम वर्ग, करदाताओं और समाज के अंतिम छोर में काम करने वाले श्रमिकों के लिए राहत और सम्मान का बजट है। नवाचार, विनिर्माण, रोजगार को केंद्र में रखकर तैयार किया गया यह बजट देश की उत्पादकता क्षमता बढ़ाने के साथ साथ स्थायी रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा जो देश के दीर्घकालीन आर्थिक भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस बजट में 12 लाख करोड़ रुपए से अधिक का पूंजीगत व्यय इसका प्रावधान किया गया है जो यह दर्शाता है कि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, विनिर्माण के क्षेत्र में केवल आज की आवश्यकताओं की ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों की शक्ति मानती है। इस बजट में 7 नए कॉरिडोर, आधुनिक परिवहन नेटवर्क, लॉजिस्टिक ढांचे का विस्तार, निवेश, उद्योग और क्षेत्रीय संतुलन को मजबूती देने का प्रावधान है। वाराणसी हल्दिया जलमार्ग, दिल्ली वाराणसी और वाराणसी सिलीगुड़ी उच्च गति रेल कॉरिडोर केवल कनेक्टिविटी परियोजना ही नहीं है, ये व्यापार, पर्यटन, रोजगार और राष्ट्रीय एकता के नए दौर खोलने वाले कदम भी हैं जो भविष्य की अर्थव्यवस्था को गति देंगे। यह बजट मुख्य रूप से जो भारत का ग्रामीण क्षेत्र है उसको केंद्र बनाकर प्रस्तुत किया गया है। इसमें 2,73,108 करोड़ रुपए का ग्रामीण क्षेत्र के लिए जो प्रावधान किया गया है वो स्पष्ट करता है कि गांव, गरीब, किसान और कृषि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इससे किसानों की आय बढ़ेगी, कृषि अवसंरचना सशक्त होगी, ग्रामीण युवाओं के स्थानीय स्तर पर उनको रोजगार के अनेक अवसर मिलेंगे जो देश के सामाजिक संतुलन के लिए भी अत्यंत आवश्यक है।
नारी सशक्तिकरण इस बजट की आत्मा है। लखपति दीदी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए एसएचजी मार्ट की स्थापना महिलाओं को उद्यमिता के क्षेत्र में बाजार और आत्मनिर्भरता से जोड़ने का ऐतिहासिक कदम है और प्रत्येक जनपद में महिलाओं की सुरक्षा, उनका सम्मान और सशक्तिकरण, इसको ध्यान में रखते हुए प्रत्येक जनपद में महिला छात्रावास खोलने की घोषणा बेटियों के उनके उज्जवल भविष्य को भी सुरक्षित करेगा। युवाओं के लिए भी यह बजट अवसरों का विस्तार है। शिक्षक, कौशल विकास, स्वास्थ्य और आयुष में निवेश युवाओं को रोजगार योग्य ही नहीं बल्कि राष्ट्र के क्षेत्र में अनेक क्षेत्रों में उनको आगे बढ़ने के लिए भी नेतृत्व करता बनाएगा, जो भारत के भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है, जो आने वाले समय में हमारे युवाओं को अनेक क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनाएगा। उनके पैरों पर खड़े होने का भी प्रावधान इस बजट में किया गया है। पर्वतीय राज्यों में जैसे हमारे राज्य उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर के लिए इसमें इकोलॉजी सस्टेनेबल माउंटेन ट्रेल्स की घोषणा ये दर्शाती है कि यह सरकार विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर आगे बढ़ रही है, यानी कि इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों में बैलेंस बनाते हुए, दोनों में समन्वय स्थापित करते हुए आगे बढ़ेगी। इससे सीमांत क्षेत्रों में आजीविका और इको टूरिज्म को भी नई गति मिलने वाली है। केंद्रीय बजट 2026-27 जिससे हमारे राज्य को विशेष रूप से फायदा होने वाला है। इस जो केंद्रीय बजट है, जहां विकसित भारत 2047 और आत्मनिर्भर उत्तराखंड का जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को और सशक्त बनाएगा। पूंजीगत व्यय में बढ़ोतरी से दीर्घकालीन सतत विकास की नींव मजबूत होगी। बजट में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास आधारित शासन की स्पष्ट रूप से झलक दिखाई देती है। उत्तराखंड को समावेशी विकास का सीधा लाभ मिलने वाला है। पर्वतीय, सीमांत और दूरस्थ क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से इस बजट में लाभ का प्रावधान किया गया है। गांव, महिलाओं, युवाओं, बुजुर्गों और वंचित वर्गों के सशक्तिकरण पर फोकस किया गया है। आप सबको ध्यान में होगा, पिछली बार हमारे यहाँ गत वर्ष 16वां वित्त आयोग भ्रमण के लिए आया था और उसने अनेक सिफारिशें अपनी केंद्र सरकार को प्रेषित की थी, तो उसके अनुरूप भी राज्य के हित उसमें सुरक्षित किए गए हैं। और 16वें वित्त में पहले से जो हमारा हमको मिलने वाला केंद्र का अंश था, केंद्र की सहायता थी, उसमें भी वृद्धि हुई है। इसके साथ साथ केंद्रीय कर में राज्य का जो अंश होता है, उस अंश में 17,414 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान है और इस वर्ष प्रदेश को पिछले वर्ष की तुलना में 1841 करोड़ रुपए अतिरिक्त मिलने वाले हैं। हमने इसके साथ साथ जो शासकीय स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, शासकीय का जो बजट होता है, तो बजट से पूर्व माननीय निर्मला सीतारमण जी, वित्त मंत्री जी ने एक बैठक आयोजित की थी। इसमें सभी राज्यों के लोगों को आमंत्रित किया था अपने अपने सुझाव देने के लिए। तो हमारे राज्य से हमने इस स्पेशल स्कीम फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट के विस्तार के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया था, तो हमारे अनुरोध पर भी विचार किया गया है और इस योजना को विस्तार मिला है। पहले की तुलना में इसमें बजट बढ़ाया गया है। जब पहले ये संशोधित अनुपान 1,44,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,85,000 रुपये इस स्कीम के लिए किया गया है, जो कि पहले की तुलना में 41,000 करोड़ अधिक है। जल जीवन मिशन योजना हमारे राज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हर घर
नल से जल पहुंचाने का जो भारत सरकार का अभियान चल रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसके जो बचे हुए काम हैं उनको पूरा करने के लिए समय सीमा को बढ़ाया गया है। क्योंकि हमारे जैसे अनेक राज्यों में भौगोलिक परिस्थितियों के कारण से, स्थानीय चुनौतियों के कारण से वो काम जो तय समय सीमा थी उस तय समय सीमा पर नहीं हो पाए, तो उसको विस्तार दिया गया है। और इस बजट में, इस योजना के अंतर्गत भी 67,670 करोड़ रुपए का इसमें प्रावधान किया गया है। बजट इसमें प्रमुख रूप से जो प्रावधान है उसमें उत्तराखंड को विशेष रूप से जो लाभ मिलने वाला है उसके लिए हम सब आशान्वित हैं। जैसे कि इको टूरिज्म विकसित करने के लिए पर्वतीय टेल की घोषणा उत्तराखंड के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे हमारे ट्रैकिंग रूट्स बनेंगे, अनेक साहसिक जो पर्यटन है उस गतिविधियों को और गति मिलने वाली है। अनेक प्रकार की गतिविधियाँ इस वर्ष और पिछले वर्षों में आपने देखा होगा, जैसे कि राष्ट्रीय खेलों में हमारे यहीं टनकपुर के पास ही चूकाबूम में राफ्टिंग की प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। अभी एक्रो का कार्यक्रम टिहरी में संपन्न हुआ है। अभी 4-5 दिन पहले मैं भी उस कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ था। बहुत सारी जगह पर अनेक प्रकार के कार्यक्रम हमारे साहसिक पर्यटन के क्षेत्र में होता है। उन सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ाने के लिए उड़ान योजना का जो संशोधित संस्करण है वो भी पेश किया गया है। उड़ान जैसी योजना हमारे राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप देख रहे होंगे कि अनेक स्थानों के लिए आज हवाई सेवाएं हम पहले से भी चला रहे हैं और जो स्थान अभी छूटे हुए हैं उन स्थानों को इस हवाई संपर्क योजना से हम जोड़ रहे हैं। और इस बजट के हवाई संपर्क के उड़ान योजना को और संशोधित करने से निश्चित रूप से हमें इसका विशेष लाभ मिलने वाला है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 10 से देश की सेमीकंडक्टर क्षमताओं का विस्तार हुआ है। इसी आधार पर सरकार ने अब इसको ISM 20 लॉन्च करने का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत इक्विपमेंट और मटेरियल्स का उत्पादन, फुल स्टैक इंडियन IP का विकास और सप्लाई चेन को और मजबूती मिलेगी। टियर 2 और टियर 3 शहरों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा। उत्तराखंड के लिए ये घोषणा संभावनाओं से पूर्ण है, क्योंकि अनेक संभावनाएं इसके कारण से हमारे को भी जो है इसका लाभ मिलने वाला है। इससे हमारा जैसे हल्द्वानी शहर है, रुद्रपुर है, देहरादून, हरिद्वार, ऐसे शहरों को आर्थिक गतिविधियों के नए केंद्र बनने के अनेक भाजपा की सरकार बनी तब से यहाँ के जो लगे हुए गांव हैं, आसपास का क्षेत्र है, इसमें 2200 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की गई थी। इसका परिणाम है कि आज हल्द्वानी के विकास को जो गति मिली है, अनेक जगह पर अभी विकास के काम चल ही रहे हैं, निर्माणाधीन हैं। और इस 2200 करोड़ रुपए से हल्द्वानी की जो सीवर योजना है, पेयजल योजना, सड़कों का सुधारीकरण, चौराहों का चौड़ीकरण, हल्द्वानी को सुंदर बनाने का ये हमारी प्रतिबद्धता भी है, हमारी सरकार का प्रयास है। आज 2014 के बाद चाहे हल्द्वानी से दिल्ली हो, टनकपुर से दिल्ली हो, सभी मोटर मार्गों का तेजी से कायाकल्प हुआ है। चाहे आप यहाँ से हरिद्वार जाते हो, देहरादून जाते हैं, आपको फर्क साफ दिखाई देता होगा। बहुत सारे निर्माणाधीन सड़कों के बाद किसी प्रकार आज मैं आप सबसे भेंट करने के तत्काल बाद आपको पता ही है कि मैं जमरानी बांध परियोजना को उसका भी निरीक्षण करने के लिए जा रहा हूँ, उसकी प्रगति की समीक्षा करूँगा। और ये योजना बहुत लंबे समय से लोग इसका इंतजार करते थे। यहाँ पर हमारे से सबसे सीनियर भगत जी यहाँ बैठे हुए हैं। हमने इस योजना को जन्म दिया था आपने, उसके बाद आपके सही उपचार धरातल पर उतर गई।
बहुत लंबे समय से, और मुझे लगता है कि कम से कम 60 साल। 60 साल। हम पैदा भी नहीं हुए थे उससे कई सालों पहले से। आप भी हो गए थे? तो ये योजना आप सबको पता है कि इस योजना को भी स्वीकृति मिली सभी के प्रयासों से। लगातार लोग प्रयास करते रहे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने इस योजना को भी स्वीकृति प्रदान की। अनेक इसमें कठिनाइयाँ भी थी तकनीकी रूप से। काफ़ी सारे विभाग इसमें, एनजीटी भी था, वन विभाग भी था, और इस योजना का लाभ जहाँ तराई भाबर को मिलने वाला है वहीं आसपास के क्षेत्रों को भी मिलने वाला है। और तराई भाबर की ये योजना, ये लाइफ लाइन है। सही पेयजल का जो संकट है, सिंचाई का जो संकट है, वो इससे पूरी तरह से जो है अगले आने वाले कई सालों तक इसका लाभ पूरे क्षेत्रवासियों को मिलने वाला है। इसके साथ ही मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ इसके लिए, सभी उत्तराखंड वासियों की तरफ से, अपनी तरफ से, कि योजना तेजी से आगे बढ़ रही है। और हमारा प्रयास है कि तय समय सीमा में ये हमारा प्रोजेक्ट पूरा होगा। 4 साल। और इसके साथ ही जल्दी ही हमारा पंतनगर का एयरपोर्ट, उसका लाभ भी इस पूरे रीजन को मिलने वाला है, आसपास के क्षेत्रों को मिलने वाला है। उसकी भी समस्त औपचारिकताएं पूरी हो गई और 1000 एकड़ लगभग जमीन भारत सरकार के नागरिक जो उड्डयन मंत्रालय है, उस मंत्रालय को राज्य सरकार की तरफ से हस्तांतरित की जा चुकी है। बहुत जल्द उसका भी शिलान्यास हो जाएगा। उसके बनने से मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में नहीं, उत्तराखंड को इस बजट से बहुत आशा है और हमारा प्रयास होगा कि मैन्युफैक्चरिंग का क्षेत्र हो या लॉजिस्टिक का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में, चाहे वो फार्मा का क्षेत्र हो या जो पर्वतीय टेल्स बनाने की घोषणा की गई है, इन सभी से हम लाभ लें और राज्य के अंदर केंद्र के सहयोग से जो हमारी डबल इंजन की सरकार यहाँ पर काम कर रही है और केंद्र और राज्य दोनों ही मिलकर इन योजनाओं को धरातल पर उतारते हैं। जैसे अभी मैं प्रगति पोर्टल की समीक्षा देख रहा था, इसमें लगभग 3.5 लाख करोड़ से अधिक की योजनाएं हमारे राज्य के अंदर, 41 योजनाएं केंद्र की यहाँ पर चल रही हैं, भारत सरकार की। तो मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में हम कोशिश करेंगे कि सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में, अन्य इंडस्ट्री के क्षेत्र में और योजनाएं हमको मिलें। हम उन औपचारिकताओं को, जो औपचारिकताएं होंगी, उनका पहले से ही हम रास्ता बनाएंगे और भारत सरकार को अपनी जो निवेदन है प्रेषित करेंगे, प्रस्ताव देंगे। बिल्कुल, आपका प्रश्न सच चुनौतीपूर्ण है स्वास्थ्य का क्षेत्र, लेकिन हमारा प्रयास है कि हम उसको और अच्छा करें और डॉक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित करें। यहाँ पर जो हमारे स्वास्थ्य केंद्र हैं, उन स्वास्थ्य केंद्रों को विस्तार देना है, उसके विस्तार के लिए भी व्यवस्था बना रहे हैं और सभी प्रावधान करके हमारा प्रयास है कि हर व्यक्ति तक अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं हम पहुँचाएँ। अभी हमारा भी बजट आएगा अगले महीने, उसके लिए भी हम लोग जो है अभी से लोगों के सुझाव ले रहे हैं और प्री बजट मीटिंगें कर रहे हैं। तो उसके आधार पर भी हम अपने बजट का इस बार प्रावधान करेंगे। अच्छा, आपने प्रश्न किया है। आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि लगातार इस बात को मैंने भारत सरकार के नीति आयोग में भी और हर एक फोरम पर मैंने इस बात को रखा है राज्य की तरफ से। हम अपने राज्य के अंदर जो आगे कार्यक्रम, आगे जो हमारी अनेक काम धरातल पर उतरने वाले हैं या कुछ हम प्रावधान इकोनॉमी को लेकर करने वाले हैं, उसमें हम ये सब प्रावधान कर रहे हैं। कार्बन क्रेडिट्स पर हम पहले से ही काम कर रहे हैं। हमारा राज्य उत्तराखंड देश का, मैं समझता हूँ, या दुनिया का पहला राज्य होगा जहाँ पर GEP लागू किया गया है, क्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट, कि हम कितना विकास कर रहे हैं
और विकास के लिए हम कितने मानक पूरे कर रहे हैं। तो इसीलिए आज भारत सरकार हमको, हमारे प्रधानमंत्री जी विशेष रूप से इकोलॉजी की बात करते हैं, इकोनॉमी की बात करते हैं, और राज्य को विशेष सहायता हमको मिलती है। इस वर्ष की जो स्कीम है, स्पेशल असिस्टेंट्स की जो डेवलपमेंट की, शासकीय की जितनी स्कीमें हैं, उन स्कीमों में हमको सभी जो भारत सरकार से हमने निवेदन किया था वो सभी हमको मिला है। सभी योजनाओं में भारत सरकार को कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में भारत सरकार हमको स्थान देता है। और ये बात बिल्कुल सच है आपकी कि 71% भूभाग हमारा आज वनों से आच्छादित है। हम अपने साथ साथ सभी को जल भी देने का काम करते हैं, जीवन देने का भी काम करते हैं। तो आगे भी हम लोग इस दिशा में लगातार अपना प्रयास जारी रखेंगे। धन्यवाद।